नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? उत्तर होगा बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। हमारे देश का केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं जुएल ओरांव। उस मंत्रालय ने साथियों आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जनजातीय कार्य कल्याण के लिए, जनजातीय उत्थान के लिए, और यह अपने तरह का दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय संस्कृति विश्वविद्यालय होगा। दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय संस्कृति विश्वविद्यालय होगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया, जिसमें मंत्री हैं जुएल ओरांव। कब शुरू हुआ? तो 10 सितंबर 2025 की तारीख को, 10 सितंबर 2025 की तारीख। इसमें 3 पिलर रहेंगे, 3 स्तंभ रहेंगे। पूछा जाएगा आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में कितने पिलर हैं? तो 3 पिलर, 3 स्तंभ रहेंगे इस प्लेटफॉर्म में। कौन कौन से? आदि विश्वविद्यालय एक स्थापित होगा। आदि विश्वविद्यालय ऑनलाइन विश्वविद्यालय एक पोर्टल होगा, जिसमें ऑनलाइन सिलेबस शो होगा। आदि संपदा एक होगा पोर्टल, उसमें आप ऑनलाइन अभिलेखों को देख सकते हैं, ई रिकॉर्ड उसमें रहेगा। तीसरा आदि हॉट रहेगा, जिसमें आप ई मार्केट देख सकते हैं, ऑनलाइन बाजार देख सकते हैं। ये 3 चीजें रहेंगी, तीनों को मिला के समग्र रूप से दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर किया? यूएई में हुआ पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। लेकिन यूएई देश में कहां पर? दुबई, अबू धाबी, शारजाह। तो उत्तर होगा अबू धाबी में। यूएई की राजधानी है, कैपिटल है अबू धाबी। वहां पर हमारे भारत के नीति आयोग का अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ होगा। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे। है क्या? देखिएगा, कुछ समय पहले साथियों हमारे देश के आईआईटी दिल्ली, हमारे देश के आईआईटी दिल्ली का एक ऑफशोर कैंपस यूएई के अबू धाबी में स्थापित हुआ था। हमारे आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस अबू धाबी में है। उसी कैंपस में अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। यूएई का स्टैटिक जीके देखिएगा, यूएई की राजधानी अबू धाबी, यूएई की मुद्रा है दिरहम, और यूएई में 7 राज्यों का किंगडम है। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब इमरेट्स। 7 राज्यों का किंगडम है यूनाइटेड अरब इमरेट्स। तीसरा प्रश्न है, इसरो ने एसएसएलवी तकनीकी के स्वतंत्र उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसरो ने अभी हाल ही में एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो बेंगलुरु में स्थित है, इससे एक समझौता किया। किस चीज के लिए? तो एसएसएलवी तकनीकी के लिए। एसएसएलवी इस तकनीकी के लिए स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने का लॉन्च व्हीकल होगा, रॉकेट होगा। इसको बनाने के लिए इसकी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इसरो कंपनी इस एचएएल कंपनी को करेगी, ताकि वाणिज्यिक पर्पज से हमारे रॉकेट बन सके और दुनिया के अन्य देशों को सप्लाई किया जा सके। देखिएगा, यह जो है 100वां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है इसरो का किसी भी कंपनी को वाणिज्यिक उद्देश्य से। 100वां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि इसरो ने वाणिज्यिक उद्देश्य से किस कंपनी को अपना 100वां टेक्नोलॉजी हस्तांतरण किया, ट्रांसफर किया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी बेंगलुरु को। क्या है एसएसएलवी? देखिएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल मतलब छोटा, छोटा सैटेलाइट को ले जाने वाला रॉकेट होगा, जिसका जिसका डिटेल क्या है? 500 किलोग्राम वजन तक का, यानी कि 500 किलोग्राम वजन तक का उपग्रह को यह एलईओ में स्थापित करेगा, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा यह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी। चौथा प्रश्न है, मंगल पर प्राचीन जीवन के सबसे मजबूत संकेत नासा के किस रोवर को प्राप्त हुआ है? नासा का परसिवियरेंस एक रोवर था साथियों, 2020 में लॉन्च किया था नासा ने। अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च किया था इसको। अभी हाल ही में वहां पर मंगल ग्रह पर सूखी नदी का साक्ष्य मिला है, नेरेटवा वैलिस। नेरेटवा वैलिस नामक एक सूखी नदी का साक्ष्य मिला है परसिवियरेंस रोवर को, जो नासा देश का था। इसी के तहत, इस रोवर के तहत हमको ये भी जानकारी मिली है कि मंगल पर चट्टान है, खनिज संसाधन है और कार्बनिक तत्व हैं। कार्बनिक तत्व, इन सब का डिटेल किसने दिया, किससे प्राप्त हुआ? तो परसिवरेंस से। परसिवरेंस नासा का मंगलयान था। कब लॉन्च हुआ था? 30 जुलाई 2020 को परसिवरेंस लॉन्च हुआ नासा के द्वारा। कब पहुंचा था मंगल के ग्रह पर? मंगल ग्रह पर
तो 18 फरवरी 2021 को पहुंचा था, लैंड हुआ था। 18 फरवरी 2021 को लैंड हुआ था। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, दूसरे कार्यकाल के लिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया। उत्तर होगा जोनास गहर स्टोर। जोनास गहर स्टोर जो अभी नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, कार्यकाल पूरा हुआ, वहां पर पुनः से प्रधानमंत्री संसदीय चुनाव हुआ, जिसमें जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया है। उत्तर हो जाएगा डी। और भी डिटेल देखिएगा, ये वर्तमान में अभी 1-2 महीने के अंदर जो है प्रधानमंत्री बने अन्य देशों में। परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के प्रधानमंत्री थी, सबसे युवा प्रधानमंत्री पैंटागाटान सिनावात्रा, उनको निलंबित कर दिया गया। उसके बाद थाईलैंड के अनुतिन चार्नविराकुल प्रधानमंत्री बने। कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमर सूर्या। और नॉर्वे के बन जाएंगे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए जोनास गहर स्टोर। नॉर्वे का स्टैटिक जीके देखिएगा। नॉर्वे देश स्कैंडिनेवियन देश है। नॉर्वे स्कैंडिनेवियन देश है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। और नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप का देश है। नॉर्वे की मुद्रा पूछ देगा तो क्रोने होता है। नॉर्वे का मुद्रा क्रोने होता है। छठा प्रश्न पूछा गया है, वरिष्ठ अभिनेता और प्रेरक वक्ता अनुपम खेर की चौथी पुस्तक का क्या नाम है। तो क्रमशः साथियों 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चौथी पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस मतलब इन्होंने 4 पुस्तक अपने जीवन में लिखा है, मोटिवेशनल और प्रेरक पुस्तक है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू 2011 में इनकी पहली पुस्तक थी अनुपम खेर जी की। लेसन्स लाइफ डॉट मी 2019 में दूसरी पुस्तक आई। योर बेस्ट डे इज टुडे 2020 में तीसरी पुस्तक आई। अभी हाल ही में डिफरेंट बट नो लेस नाम से 2 जून 2025 को अनुपम खेर जी की चौथी पुस्तक लॉन्च की गई है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, एलन मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने। उत्तर होगा लैरी एलिसन। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए ओरेकल कंपनी के प्रमुख लैरी एलिसन। इन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। पूरा डिटेल देखिएगा। ब्लूमबर्ग एक संस्थान है, ब्लूमबर्ग संस्थान का रिपोर्ट है साथियों। 10 सितंबर 2025 को सुबह 10:10 और इनका कुल संपत्ति नेट वर्थ 393 अरब डॉलर पहुंच गया। लैरी एलिसन जो सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के मालिक हैं, इनका कुल संपत्ति 393 अरब डॉलर पहुंच गया। और दूसरे जो सबसे धनी यानी एलन मस्क है, इनकी कुल संपत्ति 385 अरब बिलियन डॉलर यानी 385 बिलियन डॉलर या 385 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। और टॉप पर है 393 अरब डॉलर के साथ लैरी एलिसन ओरेकल के। अच्छा, किसका रिपोर्ट है अगर पूछ देगा तो ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है साथियों, ब्लूमबर्ग संस्थान का रिपोर्ट है। आठवां प्रश्न है, महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण से पहले कौन सा प्रमुख अभियान का अनावरण किया गया। उत्तर होगा डी विल टू विन। विल टू विन एक अभियान है। अभी हाल ही में बड़ा महत्वपूर्ण एक खेल होने वाला है हमारे भारत और श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका में 13वां संस्करण आईसीसी का वनडे महिला क्रिकेट विश्व कप होगा। 2025 में 13वां संस्करण आईसीसी का महिला क्रिकेट विश्व कप का होगा भारत और श्रीलंका में। इसी के तहत एक अभियान का शुरुआत किया गया, अनावरण किया गया। नाम है उसका विल टू विन। विल टू विन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप से संबंधित एक अभियान है। इसका पूरा डिटेल देखिएगा। इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा। किसका? तो 13वें क्रम का महिला क्रिकेट विश्व कप वनडे का 5 स्थानों पर होगा भारत और श्रीलंका मिलाकर के, जिसमें कुल 31 मैच खेले जाएंगे। इसका उद्घाटन मैच अभी हाल ही में गुवाहाटी में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। उद्घाटन मैच पूछ दे परीक्षा में तो भारत और श्रीलंका के मध्य गुवाहाटी में खेला जाएगा। इसका अभियान कौन सा था, इसमें अभियान कौन सा शुरू किया गया, तो विल टू विन इसमें अभियान शुरू किया गया। 9वां प्रश्न पूछा गया है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। उत्तर होगा ए नासिक। नासिक महाराष्ट्र में रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया, जो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। यानी कि सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक क्षेत्रीय टेस्टिंग लेबोरेटरी होगा नासिक में। काम इसका क्या होगा? इसका काम होगा विद्युत पावर का जो उपकरण होता है उसी का विकास करना। विद्युत पावर उपकरण का विकास करने के लिए सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपना रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी महाराष्ट्र के नासिक में स्थापित किया। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन साथियों महाकुंभ मेले के स्थल है, याद रखिएगा। कुंभ और महाकुंभ होता है नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयागराज में। नासिक में गोदावरी नदी किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे और प्रयाग में संगम के किनारे होता है।
10वां प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने 5 वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में समावेशी विकास किया, इसकी शुरुआत कब हुई? महत्वपूर्ण पूछ सकता है परीक्षा में, क्योंकि 5 वर्ष इस योजना का पूरा हो गया। 10 सितंबर 2020, 10/9/2020 को शुरू हुआ हमारे देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य किसान होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इंक्लूसिव डेवलपमेंट की इसकी शुरुआत की गई थी 10 सितंबर 2020 को। 5 वर्ष इसका पूरा हो गया है। उत्तर हो जाएगा सी, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 11वां प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने 4447 करोड़ रुपए की किस राज्य मार्ग परियोजना का को मंजूरी दिया? राजमार्ग परियोजना है। किस राजमार्ग परियोजना को मंजूरी मिली? तो अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शन है साथियों, तो बिहार में विकास एकदम अपने चरम सीमा पर है। उत्तर होगा मोकामा मुंगेर। मोकामा से मुंगेर तक एक नेशनल हाईवे बनेगा। कितनी लागत से? तो 4447 करोड़ की लागत से। कितना किलोमीटर रहेगा? 82.4 किलोमीटर रहेगा। 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे रहेगा। इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन दिया है, भागलपुर रामपुर हाट, ये भी बिहार में है। यहाँ पर नया रेलवे लाइन बिछाने के लिए इतना रुपए का आवंटन हुआ है। कहाँ पर? भागलपुर से लेकर के रामपुर हाट नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी 177 किलोमीटर, जिसमें खर्च होगा 3169 करोड़ रुपए। और यहाँ पर जो बात हो रहा है वो राजमार्ग परियोजना का, मोकामा, बिहार में मोकामा से मुंगेर 4447 करोड़ रुपए से 82.4 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। देखिएगा, एक होता है सड़क, जब यही सड़क जो है थोड़ा सा आधुनिक हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं हाईवे। हाईवे कहते हैं जिस पर तेज गति से चले। ये हाईवे का भी अपडेट वर्जन होता है एक्सप्रेसवे। हाईवे का भी अपडेट वर्जन एक्सप्रेसवे, यानी इस पर कम से कम आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ज्यादा ही चल सकते हैं। हाईवे क्या होता है? हाईवे ओपन होता है साथियों, यहाँ पर कोई भी जानवर, बच्चा, कोई भी इधर उधर से अनियंत्रित तरीके से आ सकता है। बस एक्सप्रेस में ये अंतर होता है कि बैरिकेटिंग रहता है, जो एक बार चढ़ गया तो फिर लास्ट में ही उतरेगा। बीच में यहाँ पर बैरिकेटिंग किया गया रहता है कि यानी कोई भी जानवर, अप्रिय वस्तु, अप्रिय चीज जो है अचानक न आ जाए सड़क पे, जिसके कारण सड़क दुर्घटना हो जाए। ये हाईवे और एक्सप्रेस में अंतर होता है। बैरिकेटिंग होता है, अगल बगल से जो है एलिवेटेड रहता है सड़क। यही एक्सप्रेसवे में साथियों, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे क्या है? ये तो एक्सप्रेसवे हो गया। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे वो होता है जब कोई भी एक्सप्रेसवे एक शहर से दूर बने और दूर जाकर के वो मैदानी क्षेत्र में या खेतों में बने, तब उसको कहा जाएगा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। एक शहर को छोड़ करके दूर से बाईपास से जब एक्सप्रेसवे निकलेगा तो उसको ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहते हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर साल 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। दिग्विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा। 1893 में शिकागो महाधर्म सम्मेलन हुआ था। 1893 का डेट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी डेट को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसी डेट को एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट भारत आई थी और वही वर्ष था जिस वर्ष स्वामी विवेकानंद शिकागो महाधर्म सम्मेलन भाग लेने गए थे। महाधर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो अमेरिका में। कब? 1893। इसी डेट को यानी कि 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद शिकागो में महाधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इसी उपलक्ष्य में हर साल हमारे देश में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाया जाता है। उत्तर देखिएगा और भी ऑप्शन देखिएगा। दिग्विजय दिवस 11 सितंबर, शिकागो 1893, धर्म सम्मेलन स्वामी विवेकानंद से संबंधित। दूसरा ऑप्शन दिया साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दुनिया भर में भी मनाया जाता है। ईवी डे, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे या इलेक्ट्रिक वाहन दिवस 9 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 13 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। 13वां और अंतिम प्रश्न देखिएगा, अमेरिका के हायर एक्ट 2025 से भारत के किस क्षेत्र के लिए संभावित खतरा है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने हायर एक्ट एक बिल पेश किया है अपने संसद में। हायर एक्ट 2025, अगर यह बिल पारित हो जा रहा है तो हमारे भारत से आईटी क्षेत्र के जो भी प्रोडक्ट हैं, निर्यात होते हैं, उन पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। इससे पूर्व में हर वस्तुओं के निर्यात पर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। ये हायर एक्ट जो है वो आईटी सेक्टर में लगाया गया है। पूरा डिटेल देखिएगा। उत्तर फिलहाल हमारा हो जाएगा ए। क्या होगा? 25% निर्यात शुल्क यानी एक्सपोर्ट शुल्क बढ़ जाएगा इस हायर एक्ट के आने के बाद। हमारे देश में सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है। आईसी चिप का डेवलपमेंट बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। हमारा भारत जो है आईसी
चिप का या सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला, बना करके फिर दुनिया को सप्लाई किया जाएगा। उसी कड़ी में अमेरिका ने ये हायर एक्ट ला करके हमारे लिए थोड़ा-सा खतरा उत्पन्न किया है। तो साथियों, ये था आज का 13 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास और हमारा प्रयास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। बाकी अपने चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको हिंदी मिलेगा, जीएस गर्व सीरीज नाम से मिलेगा। करंट अफेयर का डेली वीडियो ऐसे अपलोड होता है। डेली अपडेट रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।